नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ में बर्फ काटकर तैयार किया जा रहा रास्ता ग्लेशियरों के बीच से होकर गुजरेंगे श्रद्धालु। 2 मई से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। पीडब्ल्यूडी ने 70 मजदूरों को काम पर भी लगाया। बर्फ काटकर 8 से 10 फीट गहरा रास्ता बनाया जा रहा। करीब 3 किलोमीटर तक बर्फ हटाकर रास्ता बनाया गया। फरवरी और मार्च में जमकर हुई थी बर्फबारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 मई में केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं चार धाम यात्रा को लेकर? देखिए विशाल, तो देखा जाए कि 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में वहाँ की तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए 18 प्रमुख विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और लगातार वो सिंगामी कर रहे हैं। अब वहीं अगर बात करें केदारनाथ धाम की, तो केदारनाथ धाम के कपाट जो है 2 मई से खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी और यात्रा के लिए सभी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं धाम में अभी तक चारों तरफ भारी बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसके चलते गौरीकुंड से केदारनाथ के पैदल मार्ग में बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं, जिसको लेकर के आने जाने वाले पैदल यात्री को गुजरना पड़ेगा। इसके लिए हिमखंडों को काटकर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी रास्ता तैयार कर रहे हैं, जिससे पूरा करने में करीब महीना भर का समय पूरा लग जाएगा। और गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग में रामबाड़ा से लेकर लीन चोली के बीच पसरे विशाल का हिमखंड को काटा जा रहा है। इस ग्लेशियर को काटकर करीब जो है, अगर देखा जाए तो ये रास्ता तैयार होगा। 8 से 10 फीट की बर्फ है जिसके बीच से रास्ता तैयार होगा और फिर इसके केदारनाथ जाने वाले यात्री गुजर पाएंगे। और इस तमाम जो सफाई की व्यवस्था है, चाहे वो वहाँ की रास्तों को काट कर की व्यवस्था है, चाहे वो आने वाले रास्ते हैं, उनको सभी को दुरुस्त किया जा रहा है। तो ये तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मजदूर लगाए गए हैं। और अगर जिस तरह से ग्लेशियर को काटा जा रहा है, इसमें अगर बात करें तो 70 मजदूर लगाए गए हैं और करीब अब तक 3 किलोमीटर तक बर्फ हटाई जा चुकी है। और अगर आगे की अगर हम बात करें तो अभी और भी बर्फ हटाई जानी है, तो उसमें करीब जो कि पूरा बताया जा रहा है कि 1 माह का समय लग जाएगा। लेकिन इसी बीच जो है यात्रा की बात करें तो यात्रा भी शुरू होनी है और समय कम है। निश्चित तौर पर इसमें जो अधिक मजदूर लगाकर जल्द से जल्द इसको हटाने का काम जो है लोक निर्माण उनको करना चाहिए। जी तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचेंगे, पहले से उनका पहुंचने का सिलसिला जारी हो जाएगा। 70 मजदूरों को लगाया गया है, कब तक ये रास्ता तैयार हो जाएगा? हाँ, देखिए बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि वहाँ तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार रजिस्ट्रेशन के तौर देखे तो वहाँ पर लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है और ऐसे में निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में चार धाम यात्रा पर श्रद्धालु आने वाले हैं। और ऐसे में उनकी आने की व्यवस्था को लेकर के तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ऐसे में जिस तरह से कहा जा रहा है कि काट करके जो रास्ता तैयार किया जा रहा है उसमें 1 माह का समय लगेगा, तो निश्चित तौर पर तो ये समय अधिक है। और ऐसे में इसको कम करने के लिए अधिक मजदूरों को लगाना चाहिए और लोक निर्माण को चाहिए कि 70 मजदूर लगाए गए हैं, जिनकी संख्या जो है वो डबल से या ट्रिपल की जाए, ताकि जो है जल्द से जल्द ये रास्ता सुगम हो और आने जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं वो अपने चार धाम की यात्रा को सुगम तौर पर कर सकें। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चार धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष फोकस। स्वास्थ्य सुरक्षा ने 12 भाषाओं में एडवाइजरी भी की जारी। अन्य राज्यों के डॉक्टर भी अब दे सकेंगे चार धाम में अपनी सेवाएं। यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच भी जरूरी। आवश्यक दवाइयां साथ रखने के भी दिए गए हैं निर्देश। स्वास्थ्य एवं पर्यटन ऐप पर भी पंजीकरण करें और यात्रा मार्गों पर बनाए गए स्क्रीनिंग पॉइंट में भी जांच करा सकेंगे। और साथ ही हेल्थ एटीएम और टेलीमेडिसिन की भी इस बार सुविधा रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच जरूरी कर दी गई है। और ये भी कहा गया है कि आवश्यक दवाइयां भी साथ रखें। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं चार धाम यात्रा को लेकर? बिल्कुल विशाल, चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। यात्रा से संबंधित सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी 12 भाषाओं में एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे भी उन्हें भी पत्र स्वास्थ्य सचिव के द्वारा भेजा गया है, ताकि दूसरे राज्यों के डॉक्टर भी जो है अपनी सेवाएं अगर देना चाहते हैं तो वो भी सेवाएं दे सकते हैं। और ऐसे में कई तरीके की जो है एडवाइजरी जो जारी की गई है, उसमें जो भी पुराना जो मरीज हैं या जिन्हें लंबी बीमारी है, वो ऐसे में यात्रा करने से बचें। और अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले। अब आवश्यक दवाइयाँ साथ में रखे, या किसी को अगर सांस से संबंधित कोई परेशानी है तो वो समय समय पर विश्राम जरूर करे।
व्यायाम को लेकर के यात्रा से 1 महीने पहले से ही व्यायाम इस तरीके की दिनचर्या अपनी बनाए ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है। इसी के साथ ही एम्बुलेंस की बढ़ाना हो या फिर स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती हो और चाहे वो यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो विशेषज्ञ के डॉक्टरों की तैनाती की गई है उसको लेकर हो। तो तमाम ऐसी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है और पिछली बार जो तमाम चीजें देखी गई इस बार इस तरीके की व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में ना हो, तो इसको लेकर के तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा और सभी यात्रा से संबंधित जो विभाग है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अरुण, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि तैयारियां तो जोरों शोरों पर चल रही है। अक्सर ये कहा जाता है कि तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं। ऐसे में क्योंकि अभी तक भी आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है रजिस्ट्रेशन का, तो क्या माना जाए, क्या कुछ लगाम भी लगाने की कोशिश की जा रही है या फिर जितने मर्जी चाहे उतने यात्री पहुंच सकेंगे स्टार्टिंग में ही? जी सर, बिल्कुल देखिए, जरूर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के तैयारियां की जा रही है। क्राउड मैनेजमेंट जिस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिस प्रकार हो रहे हैं, अभी तक की बात की जाए तो 8 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो ऐसे में यह क्राउड मैनेजमेंट करना एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है और तो ऐसे में उसको लेकर के भी तमाम तैयारियां की जा रही है और यात्रा को जो शुरुआती दिनों में वीआईपी दर्शन जो बंद किए गए हैं ताकि क्राउड मैनेजमेंट किया जा सके और एक दिन में लिमिट भी तैयार की जा रही है कि कितने यात्रियों को दर्शन कराने हैं, कितने यात्रियों को नहीं। तो इस तरीके की तमाम तैयारियां की जा रही है। अभी 30 अप्रैल से यात्रा शुरू होगी, इसके बाद तमाम चीजें देखने वाली होगी कि कितनी तैयारियां सब विभागों के द्वारा की गई है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली रंजनी भंडारी को प्रशासक नियुक्त नहीं करने के खिलाफ दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से कहा है कि उन्हें शीघ्र प्रशासक का चार्ज दें और इसकी रिपोर्ट भी 1 अप्रैल तक कोर्ट में पेश कर दें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 अप्रैल की तिथि भी नियत की है। सर, इसमें जो अपीलार्थी थी वो जो निवर्तमान जिला पंचायत चमोली की अध्यक्षा है। सरकार ने भी एक ऑर्डर पास किया था जिससे, क्योंकि सारी जिला पंचायतों का टर्म खत्म हो गया था, इसलिए जो जो लोग अभी निवर्तमान अध्यक्ष थे उनको एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज दे दिया था। क्योंकि हमें इससे पहले सरकार ने हटा दिया था और एक लंबी हियरिंग के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया था। उसको इग्नोर किया गया और हमसे एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज ले लिया गया। उसके खिलाफ में हम हाई कोर्ट में आए थे। लर्नेड सिंगल जज ने उसमें सिर्फ काउंटर कॉल किया था, फिर उसमें हमने अपील करी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज उस मैटर में संज्ञान लिया और सरकार को कहा है कि इनको इमीडिएटली चार्ज दिया जाए एडमिनिस्ट्रेटर का और 1 तारीख को रिपोर्ट किया जाए कि चार्ज दिया नहीं। तो आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश भी दे दिए हैं और अगली तारीख भी दे दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि शीघ्र प्रशासक का चार्ज रजनी को दे दिया जाए। हाई कोर्ट के ये आदेश भी हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून से बड़ी खबर है, उत्तराखंड नौकरशाही से जुड़ी बड़ी खबर। अब बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल रहा है और चार्ज भी दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस आनंद वर्धन होंगे अगले मुख्य सचिव। तो उत्तराखंड से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जहां पर आनंद वर्धन को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। शासन ने आदेश भी इसको लेकर जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 1992 बैच के आईएएस हैं आनंद वर्धन, जिन्हें शासन की ओर से अब नियुक्त किया गया है और 1 अप्रैल से पदभार भी संभालेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आनंद वर्धन को मुख्य सचिव उत्तराखंड बनाया गया है। इससे पहले राधा रतूड़ी मुख्य सचिव के पद पर आसीन थी, जिनका कार्यकाल भी पूरा हो गया है और ऐसे में अब आईएएस आनंद वर्धन अगले मुख्य सचिव होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शासन से जुड़ी, जहां पर शासन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं और आनंद वर्धन को मुख्य सचिव बनाया गया है। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आनंद वर्धन। लंबे समय से उत्तराखंड शासन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 1 अप्रैल से पदभार भी संभालेंगे आनंद वर्धन। कई अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं और अब देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर
आईएएस आनंद वर्धन को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो शासन से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जहां पर शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं और आनंद वर्धन को मुख्य सचिव भी बनाया गया है। और आपको बता दें कि 1992 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, शासन से जुड़ी ये बड़ी खबर भी है क्योंकि मुख्य सचिव अब आनंद वर्धन को बना दिया गया है। कब से तैनाती की जाएगी इनकी? बिल्कुल विशाल, देखिए उत्तराखंड की नौकरशाही में बड़ी से बड़ी खबर है और आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को अब नए मुख्य सचिव जो है प्रदेश के बनाया गया है। और 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आनंद वर्धन, और इसी के साथ ही अभी वर्तमान में वह जो है ईसीएस की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लंबे समय से उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे में वरिष्ठता के आधार पर भी उनका नाम चर्चाओं में चल रहा था और हमने भी शुरू में ये चीजें दिखाई थी इस तरीके की, उनका नाम चर्चाओं में भी है। और वरिष्ठता के आधार पर सबसे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो आनंद वर्धन है, तो उनकी वरिष्ठता के हिसाब से ही जो है उन्हें अब मुख्य सचिव बनाया गया है और 1 अप्रैल 2025 से वो अपना मुख्य सचिव का पदभार जो है वो ग्रहण भी करेंगे। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय एकात्मता को समर्पित संस्था भारत भारती अपने राष्ट्रीय एकात्मा के मूल उद्देश्य के साथ अपना विस्तार कर रही है, जिसके चलते संस्था 22 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। भारत भारती के तहत एक राष्ट्रीय एकात्मता संगोष्ठी का आयोजन देहरादून के इंदिरा नगर में भी आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य की बॉडी का गठन करते हुए जहां नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची राष्ट्रीय सह सचिव भारत भारती साधना राव ने बताया है कि 22 राज्यों में भारत भारती संस्था विधिक भाषाओं, रीति रिवाज, खान पान इत्यादि को अपने अपने साथ सहज हुए राष्ट्रवाद की मिसाल को आगे बढ़ाने का भी काम कर रही है। इसी के चलते देहरादून शहर में भी लघु भारत का प्रतिनिधित्व करना है। जी नमस्कार, मैं साधना राव, मेरा जन्मभूमि कर्नाटक, कर्मभूमि गुजरात। भारत भारती 22 राज्यों में स्थापना हो चुकी है, उत्तराखंड में बाकी था। आज हम यहाँ पे भारत भारती का नाम का एक बीज रोप के स्थापना किया है। भारत भारती का उद्देश्य है जो देहरादून में आके बसने वाले अलग राज्य के भाषा भाषी के अन्य भाषा भाषी लोगों को एक करने के लिए एक मकसद लेके यहाँ पे आज स्थापना किया है। भारत भारती 22 राज्यों में समस्त भारत में स्थापना हो चुकी है, 72 सिटीज़ में है। हमारा एक गोल है, अभी 150th बर्थडे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का चल रही है, सार्ध शताब्दी जन्म शताब्दी। हम उससे पहले 150 बर्थडे के पहले समस्त भारत में 150 सिटी में भारत भारती का स्थापना करने जा रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिरानकलिया दरगाह में हुए विकास कार्यों में की गई अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में कोर्ट में वर्चुअल माध्यम से पेश हुए अल्पसंख्यक सचिव ने कोर्ट से मामले की जांच के लिए समय की भी मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मामले की जांच के लिए 3 सप्ताह का समय भी दिया और रिपोर्ट पेश करने को भी कहा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि भी नियत की है। देखिए, एक पीआईएल जो है यहाँ पर पहले शुरू में 2012 में एक पीआईएल पड़ी थी, यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में डाली थी, अनवर जवाहर काजमी ने पीआईएल डाली थी। उसके द्वारा उस पीआईएल में 22 अगस्त 2017 में एक ऑर्डर हुआ कि ये सारा जो इसके जो पिरानकलिया की दरगाह है उसका एडमिनिस्ट्रेटर डीएम हरिद्वार रहेगा। तो 2012 से डीएम साहब के अंडर में दरगाह है, वह बोर्ड सिर्फ नाम के लिए है उसमें, और सारे जो इसमें देखभाल करते हैं डीएम के थ्रू होती है। वहाँ पर एक 2017 में जो है एक यात्री शेड बना था, जिसमें दरगाह की तरफ से 2 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया था और यूपी पेयजल निगम ने उसका निर्माण किया था। उसमें जो अनियमितताएं पाई गई थी उसके लिए एक पीआईएल यहाँ पड़ी थी।
आज जो है जो अल्पसंख्यक सचिव यहाँ ऑनलाइन पर्सनल अपीयरेंस थी उनकी, ऑनलाइन यहाँ अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा कि साहब मैं इसको देखूंगा मैटर को, अभी मैं नया आया हूँ यहाँ पर, अभी ज्वाइनिंग ली है और सारे मैटर को मैं देख के फिर उसमें उनके लिए समय मांगा उन्होंने। तो 3 हफ्ते। हरिद्वार में अग्रसेन घाट के पास गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से 10 लोग टापू पर फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित रेस्क्यू भी किया। वहीं हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने जल पुलिस टीम की सराहना भी की, साथ ही लोगों से अपील भी की है कि गंगा में नहाएं और किनारों पर से भी दूर रहें। रुड़की में अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए कोतवाली पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 3 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की है। इस दौरान अनियमितताएं मिलने पर 3 मालिकों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 10-10 हजार रुपए के चालान भी किए गए। स्पा सेंटरों में कार्यरत कर्मचारियों के 81 पुलिस एक्ट के तहत 11 चालान किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने भविष्य में नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। तो आपको बता दें कि पुलिस की ओर से छापेमारी भी की गई और 3 मालिकों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, जहां पर स्पा सेंटरों पर ये छापेमारी की गई और 10-10 हजार रुपए का चालान भी इस दौरान किया गया है। आपको बता दें कि 3 स्पा सेंटरों पर यह छापेमारी भी की गई थी हरिद्वार पुलिस की ओर से, जहां पर अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई भी की गई और 10-10 हजार रुपए के चालान भी इस दौरान किए गए हैं। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये कार्रवाई देखने को मिली है? बिल्कुल देखिए, विस्तार रुड़की के स्पा सेंटरों में जो है ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। लगातार ही स्पा सेंटर से कहीं न कहीं शिकायत ये मिलती है कि यहाँ पे सेक्स रैकेट चलाए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते यहाँ पे पुलिस और ट्रैफिक यूनिट जो थी एंटी ह्यूमन की, वो यहाँ पे पहुंची थी। हालांकि कुछ कमियां जो है पाई गई थी यहाँ पे, जिसको लेकर यहाँ पे 10-10 हजार रुपए के चालान भी काटे गए और 11 लोगों के नगद चालान यहाँ पे काटे गए। यानी कहा जा सकता है कि यहाँ पे करीब जो स्पा सेंटर थे उनके 30 हजार रुपए के नगद चालान यहाँ पे काटे गए, जिसको लेकर यहाँ पे तमाम जो स्पा सेंटर में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पुलिस का ये कह रहे हैं कि लगातार ऐसे स्पा सेंटर जिनमें कुछ कमियां पाई जाती है वहाँ पे लगातार पुलिस की छापेमारी की जाती है, जांचा जाता है और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं उनका सत्यापन हुआ या नहीं हुआ, तमाम चीजों की जांच की जाती है। यदि कोई कमियां पाई जाती है तो चालान की जाती है। अगर इससे बड़ी कोई कमी होती है तो यहाँ पे स्टेनिंग की कार्रवाई भी की जाती है। जी विशाल। तो मनोज, इसमें क्या माना जाए, किस तरह की कार्रवाई और आगे को भी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्पा सेंटरों में अक्सर ये इस तरह की वारदातें देखने को मिलती हैं? बिल्कुल देखिए, हरिद्वार धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ की कानून व्यवस्था और यहाँ पर कोई ऐसा कृत्य ना हो जो धर्म को ठेस पहुंचाने वाला हो। इसलिए लगातार ही ऐसे ऐसे तमाम जो स्पा सेंटर होते हैं या फिर यहाँ पे इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पे जो जिम संचालक थे वहाँ पे भी लगातार पुलिस की छापेमारी की गई थी, सत्यापन की जाँच की गई थी। ये जांचा गया था कि जिम में कोई नशे का इस्तेमाल तो नहीं करता। इसी तरीके से यहाँ पे स्पा में भी जो है छापेमारी की गई। ये देखा गया कि यहाँ पे कोई किसी तरह कोई रैकेट तो नहीं चला रहा। लगातार ही इस चीज की जांच की जाती है, जिसको लेकर पुलिस ने एक टीम का गठन किया है। ह्यूमन एंटी ट्रैफिक सेल के साथ साथ अन्य टीम को भी इसमें शामिल किया गया और लगातार ही जो ऐसे स्पा सेंटर है वहाँ पे जांच की जाती है और लगातार जो स्पा सेंटर है उनको चेतावनी भी दी जाती है कि अगर आपके द्वारा कुछ गलत यहाँ पे किया जाएगा तो आपके स्पा सेंटर को सील किया जाएगा। जी मनोज, जैसे में क्योंकि स्पा सेंटरों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है और इनकी जो मान्यताएं होती हैं या फिर कहा जा सकता है कि नियमों को ताक पर कई बार ये रखते हैं, तो क्या नियमों के लिए भी कुछ अप्लाई किया हुआ है या फिर इनको कोई परमिशन भी ली जाती है इनकी ओर से, स्पा सेंटरों की ओर से?
बिल्कुल देखिए, लगातार सबसे पहले जो स्पा सेंटर खोले जाते हैं तो यहाँ पे जो पुलिस की गाइडलाइन है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि तमाम जो स्पा सेंटर है जहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट होगा वहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। जो आपके पास में स्पा कराने के लिए आएगा उसका पूरा डाटा आपके पास में होना चाहिए, उसका आधार कार्ड और कोई एक वोटर आईडी आपके पास में होनी चाहिए और एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना होगा जिसमें आपको पूरा डाटा वहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपके कर्मचारी है उनका पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन आपको कराना होगा। किसी कोई बाहरी व्यक्ति तो आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहे, किसी कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं, ये पहले यहाँ पे जांचा जाएगा। खास तौर से मैंने देखा है कि जो यहाँ पे ऑथराइज थेरेपिस्ट होगा यानी कि कहा जा सकता है जिसने थेरेपिस्ट की पढ़ाई की होगी और जिसके पास में डिग्री डिप्लोमा होगा उसी को आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन अधिकतर स्पा सेंटर ऐसे यहाँ पे थेरेपिस्ट नहीं होते, लगातार भी ऐसे में उन लोगों के खिलाफ भी यहाँ पे कार्रवाई की जाती है। ऐसा जांचा जाता है कि यहाँ जो थेरेपिस्ट है वो कहाँ से आए, उनका सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर उनके पास जो डिग्री है वो लीगल है या इलीगल है। इस पूरे मामले की जाँच की जाती है, लगातार पुलिस इस पर काम कर रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में स्थित निजी अस्पताल में मरीजों से मिलने पहुंचे परिजनों को रोकने को लेकर विवाद हो गया, जहां परिजनों ने डॉक्टरों पर अभद्रता का भी आरोप लगाया। इस दौरान अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच कहासुनी भी हो गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और जांच में जुट गई। फिलहाल मामले में किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हरिद्वार के भादराबाद में पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है, जहां क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर अविनाश वर्मा के निर्देशन में वाइन शॉप के आसपास खुले में शराब पीने और माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। चेकिंग अभियान के दौरान 18 लोगों को पकड़ भी लिया गया, जिन पर 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान भी किए गए। इस दौरान पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अराजकता फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से चिन्हित गैर पंजीकृत मदरसों को सील किया जा रहा है और अब राज्य के सीएम ने फंडिंग के जांच के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, लिहाजा इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी अब आमने सामने हैं। विपक्ष का कहना है कि जनहित के मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति को अंजाम दे रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।